नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीम सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। गोवा और पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी। चुनाव आयोग ने पंजाब में लिया तैयारियों का जायजा। राजनीतिक दलों ने मांगी ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती। बिहार में सीआईएसएफ जवान ने की 4 साथियों की हत्या। बीएसएफ के बाद सीआरपीएफ जवान का सुविधाओं पर सवाल। कम वेतन और भेदभाव का मुद्दा। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर संकट। पोंगल से पहले याचिका पर सुनवाई खारिज। राजनीतिक दलों की अध्यादेश लाने की मांग। नोटबंदी का नहीं दिखा औद्योगिक उत्पादन पर असर। नवंबर में 5.7% की दर से बढ़ा आईआईपी। 4 साल के उच्चतम स्तर पर आंकड़ा। एन चंद्रशेखरन होंगे टाटा सन्स के नए चेयरमैन। कंपनी की बोर्ड की बैठक में फैसला 21 फरवरी से संभालेंगे कार्यभार। और आइए देखते हैं पहली खबर। पंजाब के लिए बीजेपी ने आज 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने भी 23 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तो वहीं चुनाव आयोग ने लगातार दूसरे दिन तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बीजेपी ने गुरुवार को पंजाब में 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में है। पार्टी के हिस्से में 117 में से 23 सीटें हैं। 17 उम्मीदवारों में 5 मौजूदा विधायक हैं। बाकी बची 6 सीटें भी मौजूदा विधायकों की हैं। इनमें 4 अकाली बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। पंजाब के चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और साथ ही साथ चुनाव में प्रत्याशी जो हमारे हैं उनको हम जो अच्छे प्रत्याशी चुनाव की दृष्टि से हमारे इसमें भाग लेंगे। कांग्रेस ने भी 23 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें कई मौजूदा विधायकों के नाम हैं। कांग्रेस राज्य में पहले ही अपने 77 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और इस तरह पार्टी अब तक 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषित कर चुकी है। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लांबी सीट से पर्चा भरा तो उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने जलालाबाद से। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ दल राज्य की शांति में खलल डालना चाहते हैं। मेरा सबसे बड़ा निशाना यही है कि पंजाब में अमन शांति और भाईचारक साझ है। ये लोग जो है इस बात के खिलाफ है और ये भाईचारक साझ को खत्म करना चाहिए। चुनाव आयोग ने पंजाब में तैयारियों का जायजा लिया। 2 दिन के दौरे के दौरान आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राजनीतिक दलों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की मांग की। Requested the commission that there should be robust and effective deployment of central police forces at polling stations and nearby areas. बीजेपी ने अमृतसर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में राजेंद्र मोहन चीना को उम्मीदवार बनाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी। पंजाब में 4 फरवरी को मतदान होना है। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बीजेपी और कांग्रेस ने आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जबकि कांग्रेस ने 27 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने गुरुवार को गोवा के लिए 29 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर समेत 18 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। गोवा की सभी 40 सीटों पर इस बार बीजेपी अकेली चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने गोवा में आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मैंने बहुत साफ रूप से कहा कि पार्टी ने यह तय किया है और हमारे पास कोई नेताओं की कमी नहीं है। चुने हुए एमएलए हैं, वो अपना नेता नया चुनेंगे और चुना हुआ नेता एमएलए से भी आ सकता है, जो आमदारों पर डिपेंड है। कांग्रेस ने भी गोवा के लिए 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत समेत सभी 6 मौजूदा विधायकों के नाम हैं।
पार्टी ने 3 महिलाओं को भी टिकट दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व विधायक दयानंद सोपटे को मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर के खिलाफ मैदान में उतारा है। वहीं दिगंबर कामत ने गुरुवार को पर्चा भी दाखिल कर दिया। They came to power with lots of things, lots of assurances. Now we are going to tell the people, you yourself ask your conscience, how many assurances they have fulfilled. As far as Margam is concerned, let them show in 5 years one development which has been brought by this government. गोवा की सभी 40 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होना है। आम आदमी पार्टी के आने और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले के आसार हैं। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और पंजाब और गोवा की राजनीति पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ केवी प्रसाद जी हैं, एसोसिएट एडिटर हैं द ट्रिब्यून के। साथ स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं पंजाब अगर शुरू करना चाहूँ, क्योंकि वहाँ रोचक और रोमांचक मुकाबला इस बार लग रहा है आम आदमी पार्टी के आने के बाद। फिलहाल जो सूची आ रही है, अगर इनमें जो कॉम्बिनेशन आप क्योंकि लंबे अरसे से पंजाब की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, क्या कुछ बड़ा फैक्टर दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कोशिश की है कि कुछ नए चेहरे उतारें। पुराने तो हैं ही, कुछ टिकटें एक आधा कटी भी हैं, अभी भी कुछ सीटों पे बकाया, जिसमें जगह शेष जो सीटें हैं वो ज़्यादा, उस पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कह लीजिएगा एक तरीके से, काफ़ी अभी रहेगा उस पर। वो अब चुनाव आ ही गया तो हाल फिलहाल जल्द फैसला हो जाना चाहिए। काफ़ी लोग अलग अलग आंकलन लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर कहीं सफलता मिली 2014 के चुनाव में लोकसभा में, वो सब जानते हैं कि पंजाब से 4 सीटें वो जीत के आई, और 4 में खैर आज की तारीख में ये है कि 2 लोग अलग हो गए, वो पार्टी के साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए, जैसे एक तो बिल्कुल ही अलग होके चल गए। तो इसका उतना असर होगा नहीं होगा वो दूसरी बात है। आम आदमी पार्टी को जब 2016 में स्थिति थी, वो 2017 जनवरी आते आते परिस्थिति में फ़र्क आया। उसके पीछे कई सारे कारण भी हैं। कारण ये भी है कि भाई 2016 में जब उन्होंने चुनाव के लिए दौड़ शुरू कर दी थी, अकाली और कांग्रेस उस तरह से प्रतिस्पर्धा में नहीं थे, लेकिन अब 1 साल बाद दोनों मोर्चा बांध चुके हैं। 1 साल वो उनको, साथ ही साथ परफॉर्मेंस, दिल्ली की परफॉर्मेंस की भी देखी जा रही है। कुछ ये भी अभिप्राय भी है लोगों का कि भाई आम आदमी पार्टी को दिल्ली में केंद्र ने चलने नहीं दिया। दूसरी तरफ दिल्ली की जो विफलताएं हैं वो विरोधी जो पार्टी हैं आम आदमी के खिलाफ, त्रिकोणीय मुकाबला पहली बारी इस तरह से है कि पिछले कई अरसों से 20 जब भी हुआ कि या तो अकाली सामने का मुकाबला था, सीधा का शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी 1996 से साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और कांग्रेस दूसरी तरफ खड़ी है। हाँ, सीपीआई सीपीएम गठबंधन छोटे मोटे कुछ सीटों पे अलग अलग करते थे। भारतीय बहुजन समाज पार्टी का एक बार ही हुआ था अकाली दल के साथ 1996 में, उसके बाद उनके कोई गठबंधन नहीं रही, वो अकेले ही लड़ती रही। हालांकि दलित सबसे ज़्यादा पंजाब में है, बड़ा फैक्टर भी रहा है, बड़ा फैक्टर है, लेकिन दलित का उस तरह का वोट बीएसपी को नहीं मिला जो यूपी में। हाँ, मतलब जो उस तरह का नहीं हुआ। उसके पीछे है कि कांग्रेस के साथ भी कुछ लोग रहे, सारे वर्ग नहीं कहूँगा, दलित समुदाय के कुछ रहे हैं। लेकिन पंजाब में अगर मैं एक कर आऊँ अकाली बीजेपी गठबंधन के अंदर, क्योंकि कुछ पहले तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी वहाँ पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है बैसाखियों को या फिर एक अलग अपनी पहचान को लेकर, लेकिन चुनाव के दरमियान ऐसा लगा जब चुनाव नज़दीक आ गए कि नहीं, सब कुछ पुरानी एक तस्वीर वही रहेगी। लेकिन क्या अंदर भी सब कुछ ठीक है, वैसा ही है? देखिए, जैसे आपने कहा, ये ज़रूर था कि लोगों का आकलन ये था कि शायद चुनाव आने से पहले अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और अकाली दल का नेतृत्व, चूँकि केंद्र में भी गठबंधन है उनकी एक तरह से, और अकाली दल की सांसद जो है केंद्र में मंत्री भी हैं, और चूँकि प्रकाश सिंह बादल, और ये जो पुराना संबंध माना जाता है, और पंजाब में जो एक अकाली के साथ जो समुदाय ज़्यादा है और जट सिख ज़्यादा है, और इधर इनके एक जो बाकी जो हिंदू वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य वर्गों के, तो दोनों का एक अच्छा मिश्रण दिखाया गया था। जीत के लिए कॉम्बो था, और 2 बारी पीछे जीत के आए। लेकिन पिछले करीब मई जून में ये अमित शाह ने, जब बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब में अगर कोई हमारा झंडा लेके चलेगा वो हम अकाली दल के पीछे ही। तो एक जूनियर पार्टनर की हैसियत से वो चल रहे हैं। क्या सब कुछ सही है? लोकल अगर आप फैक्टर्स माने तो सब कुछ सही नहीं है, लेकिन चूंकि शीर्ष नेतृत्व में ये फैसला है कि साथ मिलके चलना है, तो साथ मिलके चलना ही है। जी। अब मैं गोवा में अगर आऊँ तो गोवा में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति और बीजेपी के अंदर ऐसा पहली बार दिखा कि जब मुख्यमंत्री के नाम या उसके चेहरे को आगे नहीं बीजेपी ने किया है।
कितना क्रूशियल फैक्टर दोनों दिख रहे हैं? जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मकसद उससे यहाँ तो ये है कि परसेकर की पॉपुलैरिटी को लेकर लोगों को शंका है कि क्या वो चुनाव जितवा पाएंगे। मनोहर पर्रिकर का अलग एक रुतबा था, वो उनका एक अलग वर्चस्व था, लेकिन उनके हटने के बाद पिछले 2-2.5 साल से जब मनोहर पर्रिकर केंद्र में आए हैं फिर भी उनका गोवा में काफ़ी दिलचस्पी रही है। दखल तो नहीं कहूँ, दिलचस्पी रही है। हर हफ्ते उनका वहाँ जाना रहता है। स्वाभाविक भी है कि आप उनका होम टाउन है तो वो सब अलग बात है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से लोग ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि आज अगर आपने गडकरी जी की बात सुनी कि कोई भी बन सकता है, विधायक दल चुनेंगे, ये सब तो आम बात है। तो सबको पता है कि विधायक दल की जब बैठक होगी, जब नए विधायक होंगे वही अपने नेता चुनेंगे, इसमें तो कोई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2014 से लेकर आज तक जो देखिए, सिर्फ शायद बिहार है और इस तरह के 2 एक राज्य हैं जहाँ उन्होंने कोई चेहरा उस तरह से नहीं दिया। दिल्ली में उन्होंने दे दिया था, आपको याद होगा कि किरण बेदी को। हरियाणा में नहीं दिया उन्होंने, बिहार में उस तरह से नहीं हुई। लेकिन ये स्ट्रैटेजी कोई यूनिफॉर्म नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये परिस्थिति देखकर अगर आप चेंज करते, यूपी में कोई चेहरा इस बार नहीं, यूपी में चेहरा नहीं दिया। झारखंड में आप देखिए, वहाँ पे भी आपने उस वक्त रघुवर दास का चेहरा तो नहीं दिया था, वो बाद में चुन के आए। लेकिन दिल्ली की परिस्थिति अलग थी, वो हालांकि उसका नतीजा उस तरह से नहीं निकल पाया। तो परिस्थिति के हिसाब से मेरे ख्याल राजनीतिक दल तो एक ये है, लेकिन आंकलन ये भी है कि परसेकर की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी पर्रिकर की, और उनके नेतृत्व में चुनाव पूरा निकल जाए जी। यानी इसीलिए शायद जो विवाद है चेहरे को लेकर वो गोवा तक पहुंचा, यानी कि यूपी में जो एक शिकायत दिख रही थी। और एक छोटी सी बात भूलने पहले, आम आदमी पार्टी वहाँ भी मौजूद है। आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से एक रास्ता बना रही है कि शायद हम तीसरा विकल्प बन के निकल पाए। बहुत शुक्रिया प्रसाद साहब, दोनों राज्यों के बारे में जो राजनीतिक हालात है उस पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। उधर कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। पीटीआई के मुताबिक मुलाकात आधे घंटे चली। बैठक में पार्टी में सिद्धू की भूमिका पर चर्चा हुई। राहुल गांधी की सिद्धू से दूसरी मुलाकात है। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर पहले ही पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चलो एकला चलो एकला चलो। तमिलनाडु में पोंगल पर इस साल भी जल्लीकट्टू पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार से पहले जल्लीकट्टू पर फैसला देने वाली अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि फैसले का मसौदा तैयार है, लेकिन शनिवार से पहले इसे सुनाया नहीं जा सकता। तमिलनाडु में पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन होने के आसार खत्म हो गए हैं। जल्लीकट्टू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जल्लीकट्टू को जारी रखने वाली केंद्र की अधिसूचना पर फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले एआईएडीएम के प्रमुख शशिकला ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था। Supreme Court will give us a good answer, but it is different. So our Honorable Chief Minister OPS and our Honorable General Secretary Chinnamma also wrote a letter to Prime Minister, and we all feel we want Jallikattu this year. So let's see what our government is going to give an answer for this verdict. डीएमके ने फैसले पर निराशा जताते हुए राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। दूसरे दलों ने भी प्रतिबंध हटाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है। The Tamil Nadu government has not represented properly. It has not represented the people's feelings and emotions and their appeal properly, definitely to the Supreme Court, not to the central government. Knowing the sentiments of the people of Tamil Nadu, the state government or the central government has to bring out this ordinance. If they fail to do that, I don't think they can prevent Jallikattu being conducted this year against all the orders like. It is a duty of BJP who is having more MPs, majority MPs,
apart from that, ADMK are also having more MPs. Though it is their duty to bring amendments or ordinance or any new bill. जल्लीकट्टू यानी सांडों की दौड़ पर रोक के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य में पोंगल के त्योहार के दौरान जल्लीकट्टू खेल होता है जिसमें सांडों को काबू में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर रोक लगाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ पिछले साल 8 जनवरी को अध्यादेश जारी किया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने 600 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय को और वक्त देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुब्रत राय को 6 फरवरी तक ही ये रकम जमा करानी होगी और रकम जमा न होने पर उन्हें फिर से जेल जाना होगा। सहारा प्रमुख ने नोटबंदी के चलते 6 फरवरी तक रकम जमा करने में अपनी असमर्थता जताई। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुब्रत राय को बहुत वक्त पहले ही दिया जा चुका है और इसमें गुंजाइश नहीं बची है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख को लंदन बैंक में जमा 285 करोड़ रुपए सेबी को हस्तांतरित करने की भी छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी और रेडियो कार्यक्रमों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए सरकार से एक तंत्र बनाने को कहा है। कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहा कि वो केबल टेलीविजन नेटवर्क की धारा 22 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर ये व्यवस्था करें। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद है, लेकिन इसका पर्याप्त प्रचार नहीं हुआ और इसीलिए लोगों को इसकी जानकारी नहीं। एक एनजीओ की ओर से याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि मीडिया खुद से नियमन की बात करता है, लेकिन ये बेहतर व्यवस्था साबित नहीं हुई है। बिहार में आज सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने 4 साथियों पर फायरिंग कर हत्या कर दी। वहीं अब सीआरपीएफ के एक जवान ने भी वीडियो जारी कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा बलों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने बीएसएफ मामले पर गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के बाद सीआरपीएफ के एक जवान ने भी सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया है। इसमें बेहतर सुविधाएं न मिलने के साथ ही सेना और सीआरपीएफ में सुविधाओं के अंतर को खत्म करने की अपील की गई है। इस बारे में सीआरपीएफ के महानिदेशक ने कहा कि जिन मसलों को वीडियो में उठाया गया है उन पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। पहले से बात हो रही, उसी के बाद में उन्होंने बात किया है और उसके बारे में सबको जानकारी है। किसी को अपने जो एंटाइटलमेंट है वो नहीं मिलता है, वो कभी नहीं है। अगर कहीं है तो विल लुक इनटू दैट स्पेसिफिक केसेस। एज फार एज बेटर लाइफ, तो सब लोग मानते हैं कि अच्छा अगर तनख्वाह बढ़ता है, फैसिलिटी बढ़ते हैं, तो सब वही मांगते हैं। इधर बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक ने पुंछ कैंप का दौरा किया, जहां जवान तेज बहादुर ने वीडियो बनाकर भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी। उसकी जांच होगी और उसके जांच के बाद जो चीज़ उसमें आएंगी, अगर वो बातें सही हैं तो उनमें हम लोग कैसे अच्छे उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं वो होगा। सर्विस बुक जांच किया जाता है, उसका अपना कंडक्ट कैसा, उसकी जांच, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसकी जांच होती है और जो उन्होंने कहा है उसकी जांच होती है। वहीं तेज बहादुर यादव की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यही बात है कि मेरे पे कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोल रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि अपने माफी मांग ले और कंप्लेंट वापस ले ले। बुधवार को बीएसएफ के महानिदेशक के शर्मा ने इस बारे में अपनी अंतरिम रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपी थी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अर्धसैनिक बलों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। अभी का जो इस मामले में गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट पूरा सामने में नहीं आएंगे तो उसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते कि इसमें सच्चाई क्या है। वहीं बिहार के औरंगाबाद में सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में 4 जवानों की मौत हो गई। आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया है। जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके इंसास राइफल को भी हम लोग जब्त कर लिए हैं। आगे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सब जांच का विषय है। कुछ इंटरनल सीआईएसएफ भी करेंगे, कुछ हम लोग इंटरनल जो है हत्या के बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इस बीच इस मामले में एक पूर्व सैनिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल कर दी है। इसमें अपील की गई है कि सुरक्षा बलों को दिए जा रहे खाने की गुणवत्ता और उपलब्धता पर स्टेटस रिपोर्ट मंगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसएफ जवान के मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सेना को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की वो खुद निगरानी करते हैं और उसमें सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र में बीएसएफ को सेना के जरिए ही राशन की सप्लाई की जाती है।
मैंने आर्मी पिछले 2 बरस हम कंटिन्यूस इवेल्युएट कर रहे हैं, खाना जो मिलता है उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल इम्प्रूव हो जाए, और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं क्योंकि 2012 में या 13 में कंट्रोलर ऑडिटर का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग कई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पनडुब्बी खंदेरी को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद अब वॉर जोन में उसे जगह मिलेगी और ये कलवरी श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी होगी। आधुनिक सैन्य क्षमता से लैस स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी खांदेरी को गुरुवार को पानी में उतारा गया। खांदेरी टारपीडो एंटीशिप मिसाइल से लैस है, जिसे पानी के अंदर और सतह से लॉन्च किया जा सकता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने समारोह की अध्यक्षता की। I congratulate each and every employee of MDL for this great achievement. This potent submarine is a symbol of capability of our great nation, a shining example of Make in India program. ये पनडुब्बी हर मौसम में काम कर सकती है। पनडुब्बी दुश्मन की पकड़ से बचने के लिए आधुनिक स्टेल्थ फीचर से लैस है। सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल के जरिए ये पनडुब्बी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे फ्रांस की कंपनी DCNS के साथ मिलकर तैयार किया गया है। परीक्षण के बाद इसे साल के आखिर तक नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के पहले महीने यानी नवंबर में औद्योगिक उत्पादन 5.7% की दर से बढ़ा। 4 साल में ये उच्चतम स्तर है। अक्टूबर में IIP ग्रोथ -1.8 थी। आशंका जताई जा रही थी कि नोटबंदी के चलते नवंबर में उत्पादन गिरेगा, लेकिन आंकड़ों में नोटबंदी का असर नहीं दिखा। नवंबर में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 5.5% रही, तो बिजली उत्पादन 8.9% की दर से बढ़ा। खनन क्षेत्र की रफ्तार 3.9%, तो कैपिटल गुड्स क्षेत्र की वृद्धि दर 15% रही। उधर खुदरा महंगाई दर 3 साल के निचले स्तर पर चली गई। दिसंबर में इसकी दर 3.41% रही और नवंबर में ये दर 3.63% थी। दिसंबर में दाल और सब्जियां सस्ती हुई, जबकि फल, अनाज और दूसरे उत्पाद महंगे हुए। नोटबंदी के चलते मांग में थोड़ी कमी आई, क्योंकि लोगों के पास नकदी की कमी दिखी। जनवरी 2014 के बाद खुदरा महंगाई दर का ये सबसे निचला स्तर है। टाटा सन्स के नए चेयरमैन N चंद्रशेखरन होंगे। कंपनी की बोर्ड की बैठक में आज उनके नाम पर मोहर लगी। वो 21 फरवरी को कार्यभार संभालेंगे। चंद्रशेखरन फिलहाल टाटा की कंपनी TCS के CEO हैं। वो 2009 से इस पद पर हैं। रतन टाटा की अगुवाई वाली चयन समिति ने उनके नाम की सिफारिश की थी। इससे पहले टाटा सन्स ने साइरस मिस्ट्री को कंपनी के चेयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया था और उसके बाद रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था। मिस्ट्री ने इस फैसले को कंपनी लॉ बोर्ड में चुनौती दी है। So he's a remarkable choice in my opinion, and he's a great leader. He's a Tata man, Tata lifer. I've worked very closely with Chandra, and I think it's absolutely the perfect choice. तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं मौसम की इस खास रिपोर्ट के साथ। कहीं बर्फ ही बर्फ तो कहीं अलाव, और चाय के सहारे ठंड से बचने की कोशिश। शिमला में लगातार बर्फबारी के बाद बुधवार की रात सबसे ठंडी रही। तापमान -3.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। मनाली में पारा 0 से 6.6 डिग्री नीचे चला गया। हिमाचल के कई इलाकों में पारा 0 से काफी नीचे पहुंच गया है। भारी बर्फबारी के चलते राज्य में 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। पानी और बिजली की आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने 15 और 16 जनवरी को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश में हल्की से दरमियानी स्नोफॉल होने की उम्मीद है। 15 और 16 तारीख को हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड स्नोफॉल हो सकता है और कुछ एक जगह पे हैवी स्नोफॉल होने की भी उम्मीद है। उधर कश्मीर घाटी में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग, कारगिल और लेह में पारा 0 से 10 डिग्री नीचे है। मैदानी इलाकों में भी हालात खराब हैं। दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिम भारत के सभी राज्य शीतलहर से पीड़ित हैं। दिल्ली में बुधवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। राजधानी में पारा 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड की मार सबसे ज्यादा फुटपाथ पर रहने वाले बेघर लोगों पर पड़ रही है।
सबसे ज्यादा ठंडी है साहब, यहाँ पटरी पे मरे जा रहे हैं, नहीं कोई आग जल रही है, नहीं कोई कम्बल है, नहीं कुछ है, ठंड में ऐसे ही पड़े रहते हैं पटरी में, मरा जाते हैं ठंड के मारे। राजस्थान के चूरू में पारा -1.9 डिग्री सेल्सियस और माउंट आबू में -2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। हरियाणा के नारनौल में तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।